प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए ना मस्त मस्त ट्रिक्स लेके आई हूँ। वो ट्रिक्स कौन सी? आपकी रक्षात्मक युक्तियों की ट्रिक्स हैं, जिसमें से हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। मैंने इसलिए आपको साइड में पिक भी दिखाई हुई है कि देखो कितने सारे एग्जाम में ये पूछी जा चुकी हैं और हर साल ही आती है इसमें से। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रक्षात्मक युक्तियां। देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कई इंसान क्या करते हैं, बातों को ना घुमा फिरा देते हैं ना, और हम उनको डेली लाइफ में क्या बोलते हैं कि तो बहुत चटक है, ये तो बात तो कैसे घुमा देता है, ये तो झूठ बोलता है, ये तो अपनी गलती कभी मानता ही नहीं है। वैसा क्यों करता है इंसान? खुद को बचाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए। तो अभी आप भी ये सारी ट्रिक्स पढ़ लेना और आप लोग भी चटक हो जाना। ठीक है, चंट बन जाओगे आप लोग भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहला है रक्षात्मक युक्तियां, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले नाम को ही देखते हैं, रक्षात्मक युक्तियां यानी कि ट्रिक्स। यहाँ पर हम उन ट्रिक्स का जिक्र करेंगे जिससे हमें बचना है, खुद को बचाना है, खुद की रक्षा करनी है। सिंपली नाम का मैंने वर्ड बताया है, ये कि नाम ही क्यों रखा गया, डिफेंस मैकेनिज्म। अब आते हैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन पर। रक्षात्मक युक्तियां क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक का मतलब समझ गए आप? मनोवैज्ञानिक यानी कि मन की यानी कि दिमाग की, मेंटल प्रोसेस, दिमागी प्रोसेस है ये क्या। और लेकिन इसको प्रॉपर हमें क्या है, पेपर में तो एक प्रॉपर वर्ड देखना होता है ना, तो प्रॉपर हमें वर्ड देखने को मिलेगा मनोवैज्ञानिक। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो यूज होती है। क्यों यूज होती है? प्रोटेक्ट वन सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किस चीज से प्रोटेक्ट करोगे आप खुद को? एंजाइटी, स्ट्रेस आदि से। ठीक है, यानी कि अगर आपको तनाव है, आप दुखी हो, उन सब से अपने आप को बचाने के लिए जो आप मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स यूज करते हो ना, मनोवैज्ञानिक युक्तियां यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं रक्षात्मक युक्तियां। ठीक है, अभी रक्षात्मक युक्तियां किन्होंने सबसे पहले बताई थी? सबसे पहले इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने इनके ऊपर काम करना शुरू किया था, रक्षात्मक युक्तियों पर। इनके साथ, सिगमंड फ्राइड के साथ इनकी बेटी भी थी जिनका नाम था अन्ना फ्राइड। ठीक है, अन्ना फ्राइड। इन्होंने, पापा और बेटी ने मिलकर रक्षात्मक युक्तियों पर, डिफेंस मैकेनिज्म पर काम किया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखिए जो बार बार पेपर में रिपीट हो रखी ना, मैंने वही लिखी है। होती तो और भी हैं, लेकिन मैंने जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड थी, मैंने वही लिखी हैं। बहुत अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया क्योंकि हिंदी में लिखने में ना काफी बड़ा बड़ा हो रहा था, फिर ये सारी आ नहीं रही थी उस पर। तो लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा दूंगी, इजिली समझ में आ जाएगा। लास्ट तक देखना, एक एक इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है आपका रिप्रेशन, दमन। चलिए पहले मैं आपकी ट्रिक्स बता देती हूँ खुद को बचाने की। रिप्रेशन, दमन। देखिए कई इंसानों के साथ है ना ऐसी दुखदायी घटना हो जाती है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं जो वो भूलना चाहते हैं। ठीक है, या टाइम के साथ वो ऑटोमेटिक भूल जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई किसी के बहुत ज्यादा करीब है और उसकी डेथ हो जाए। अब क्योंकि वो उसके बहुत ज्यादा करीब है तो उसको भूलना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ, महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल के बाद धीरे धीरे उसकी जो मेमोरी होती है जिसकी डेथ हुई है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि इंसान है ना अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि वो जो घटना थी ना उनको भूल गया वो इंसान। हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी आई एकदम से याद आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली उनको याद नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो चीज होंगी ना आपकी अनकॉन्शियस होंगी, अचेतन मन में होंगी, यानी कि आप खुद से नहीं भुला रहे उसको, वो अपने आप भूलते जा रहे हो आप। ठीक है, तो देखिए रिप्रेशन, दमन। मैंने कहा रखा ना, नाम में ही बहुत कुछ छिपा। दमन कर दिया आपने, दफना दिया। क्या चीज? ऑटोमेटिक। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अनकॉन्शियस प्रोसेस इन विच वी फॉरगेट ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये क्या है? ऑटोमेटिक होता है, अचेतन मन में ऐसी प्रोसेस होती है कि जो हमारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, जो दुखदायी घटनाएं होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं दमन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, उसकी शादी हो गई कहीं और, तो जो उसका जो पहले का जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स था वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको मतलब
भूलना चाहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं, मतलब खुद से जबरदस्ती भूलना नहीं चाहेगा, वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप भूलता चला जाएगा। ऑटोमेटिक होता है, अनकॉन्शियस होता है। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दे लेना। मैं बार बार इसलिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि जो हमारा भूलना होगा ना उन दुखदायी घटनाओं को, वो ऑटोमेटिक होगा, खुद से होगा। हम उसमें अपना जबरदस्ती का फोर्स नहीं लगाएंगे कि नहीं भूलो भूलो, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। या हो सकता है किसी का बचपन अच्छा नहीं गया हो, ठीक है, अब्यूजिव चाइल्डहुड रहा हो, तो वो एक उसके लिए वो ट्रॉमा ही था। उसको क्या करेगा, धीरे धीरे अगर वो सिचुएशन से निकल जाता है कोई बच्चा, तो धीरे धीरे उनको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा उस सिचुएशन को, ठीक है। तो ये आपका होता है डिप्रेशन, दमन, ठीक है। उन घटनाओं का क्या हो गया, दमन हो गया, भूल जाओगे उनको, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। सेकंड देखते हैं सब्लिमेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदात्तीकरण भी बोल सकते हैं इसको, या कहीं कहीं पर आपको इसको मार्गांतीकरण, हिंदी में क्योंकि नाम चेंज हो जाते हैं इसलिए मैं बोलूंगी कि हो सके तो इसको इंग्लिश में भी याद करना। सब्लिमेशन बोल दो या इसको बोल दो मार्गांतीकरण। अब नाम मैंने लिखा मार्ग अंतीकरण, यानी कि मार्ग का अंत हो गया। कौन से मार्ग का अंत हो गया, देखिए मान लीजिए कोई इंसान है पहले अच्छे रास्ते पर नहीं है, अच्छा रास्ता अब बोलोगे जो समाज ने निर्धारित कर रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो गलत रास्ते पर कोई इंसान चला हुआ है और वो एकदम उस रास्ते का अंत करके, गलत रास्ते का अंत करके वो क्या करेगा, एक अच्छे रास्ते की तरफ मुड़ जाए, उसको बोलते हैं मार्गांतीकरण, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा बढ़िया सा मैं एग्जांपल बताती हूँ आप लोग को। आपने इसके न्योली डांडा वाले के तो गाने सुने होंगे। एक बेसिक सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वो पहले मतलब मेरे को नहीं पता, जैसा मैंने उनके बारे में सुना कि वो पहले थोड़ा सा नेगेटिव वे में थे, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा बदमाशी टाइप में चले गए थे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एनर्जी थी, उन्होंने उस रास्ते का अंत कर एक अच्छे रास्ते की तरफ, यानी कि गायकी की तरफ उन्होंने क्या कर लिया, अपना रुझान कर लिया। तो जो पहला मार्ग था उसका क्या हो गया, अंत हो गया, और उन्होंने जो समाज के द्वारा अच्छा मार्ग बताया जा रहा है उसकी तरफ उनका क्या हो गया, रुझान हो गया। तो इसको बोलते हैं मार्गांतीकरण, यानी कि मार्ग का अंत हो गया। कौन से का, जो नेगेटिव था, पहले अच्छा नहीं था, जिसको समाज अच्छा नहीं मानता, उसका अंत हो गया है। अब वो दूसरे अच्छे रास्ते की तरफ जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बच्चा है, उसको किसी बात पर बहुत गुस्सा आया हुआ, घर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ। अब वो अपने मम्मी पापा को नहीं डांट सकता, उन पे गुस्सा नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर वो गुस्सा दिखाएगा तो सब बोलेंगे कि कैसा बच्चा है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, अपने मम्मी पापा पे गुस्सा कर रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, सीधा अपना बैट बॉल उठाएगा, फील्ड में जाएगा और वहां पर अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करेगा। वो सारा गुस्सा उस बैट बॉल पर उतार देगा। अब ये अच्छा हो गया ना, क्या अच्छा हो गया कि उसकी बॉलिंग की और बैटिंग की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो पहले अगर वो रास्ता अपनाता, गुस्सा करता, तो गलत रास्ता था समाज के द्वारा, लेकिन उसने उस गुस्से का ही, नेगेटिव चीज का यूज किया किसमें, अच्छी चीज में। समझ में आ रही है बात? तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसफर नेगेटिव थॉट्स, ट्रांसफर नेगेटिव थॉट्स हो रहा चाहिए, थॉट्स या फीलिंग्स भी हो सकता है। ट्रांसफर नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स इनटू सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर। जो भी आपके नकारात्मक विचार थे, भावना थी, फीलिंग थी, वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, जो समाज ने मान्यता दे रखी है कि हाँ भाई ये अच्छी चीज है, उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग थी, ठीक है, जो भी आपकी नकारात्मक भावना थी, वो किस में बदल जाएंगे, आपके अच्छे कामों में, जो समाज के द्वारा क्या है, अप्रूव है, समाज के द्वारा निर्धारित है। तो मेरे ख्याल से आया होगा सब्लिमेशन समझ में। नाम में भी बता दिया मैंने, मार्गांतीकरण, या फिर इसको बोलते हैं कहीं कहीं पर आपको उदात्तीकरण भी लिखा हुआ मिल जाएगा। थर्ड आपका क्या है, रेशनलाइजेशन, यानी कि औचित्य स्थापना। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक कहावत याद रखनी है रेशनलाइजेशन में, अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, तो समझ लेना ये रेशनलाइजेशन के लिए ही बनी हुई है। देखिए क्या है रेशनलाइजेशन, मेकिंग लॉजिकल एक्सक्यूज टू जस्टिफाई एक्शन। देखिए आप कोई काम कर रहे हो, आपसे काम हो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, बहाने बना दोगे, बहाने बनाओगे, लेकिन ऐसे जिनमें कुछ तर्क हो, लॉजिक हो, ऐसे हवा हवाई वाले बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो इंटरव्यू देने के लिए गया, ठीक है, जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया, वहां पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू देने के बाद, लेकिन घर पे आके वो क्या बोलेगा, अरे ठीक है ना, नहीं हुआ सिलेक्शन जॉब में, मेरे को वैसे भी वो जॉब पसंद नहीं थी, कौन इतनी जल्दी जाएगा, 9 to 5 की जॉब है, ठीक है। तो लॉजिकल बहाने बनाए ना उन्होंने, लॉजिकल एक्सक्यूज कि नहीं वो तो मेरे को चाहिए ही नहीं थी वो जॉब, तो ठीक है। तो इसीलिए इस पर जो रेशनलाइजेशन है,
इस पर कौन सी कहावत सूट होती है आपके? अंगूर खट्टे हैं, ऐसे ही है ना, अंगूर आपके खट्टे हैं। यानी कि आपको चीज वो मिले नहीं, लेकिन आपको दूसरे को ये दिखाना है कि नहीं ये मैं कर सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं की। अपने अंदर कोई कमी नहीं बतानी आप लोगों को, ठीक है। सपोज करो, मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, ठीक है, कि भाई मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी। अब भाई उससे कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ, तुम शादी कब कर रहे हो, तो वो क्या खुद का नहीं बताएगा कि उसने मना कर दिया। ये बोला अरे नहीं मेरे को वैसे भी वो पसंद नहीं थी, ठीक है, उसकी हाइट कम है, ये है वो है, इतने बहाने बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अंगूर खट्टे हैं, आपके अंगूर हाथ नहीं लगे तो इसलिए वो क्या है, खट्टे हैं। तो आई होगी बात समझिए। रैशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना, यानी कि दिमाग से आपको विचारों का ट्रांसफर करना है। मेकिंग लॉजिकल एक्सक्यूज, यहाँ पर ये लॉजिकल वर्ड जरूर ध्यान रख लेना कि आपको बहाने तो बनाने, एक्सक्यूज तो बनाने, लेकिन कैसे होने चाहिए, लॉजिकल बहाने बना देना, ठीक है। ऐसे हवाई वाले नहीं कि अगला तुरंत ही पकड़ ले कि चलना तो झूठ बोल रहा है, तो थोड़ा लॉजिक लगा के बहाने बना देना अपने एक्सक्यूज को जस्टिफाई करने के लिए। आई है बात समझे, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। फोर्थ आपका डिस्प्लेसमेंट, किसी भी चीज को डिस्प्लेस करना, ट्रांसफर करना किसी भी चीज को। डिस्प्लेस का तो ये मतलब होता है विस्थापन, यानी कि आपको स्थापना करनी, कहीं और विस्थापन करना है, कहीं और स्थापित करना है। किस चीज को? ट्रांसफर फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स आपकी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव जो फीलिंग है, फ्रॉम एक्चुअल टू डिफरेंट सोर्स। जो आपकी नेगेटिव फीलिंग थी, अब नेगेटिव फीलिंग क्या होती है, किसी को गुस्सा आता है, ठीक है, कोई अग्रेसिव है, वो सारी क्या आपकी नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है, या कोई डिप्रेस हो रखा है, तो ये सारी आती है आपकी नेगेटिव फीलिंग के अंदर। तो जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग है ना, कहीं पर आपको नेगेटिव फीलिंग आ गई तो उस फीलिंग को वहां पर मत निकालो, उसको कहीं पर और स्थापित कर दो, कहीं और जगह ट्रांसफर कर दो। अब कैसे, आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। आप भाई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप बॉस ने आपको डांट लगा दी कि कैसा काम कर रहा है ये, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये है वो है, बहुत सारी डांट लगा दी बॉस ने आपको। अब आपकी हिम्मत है नहीं कि बॉस के आगे कुछ भी बोल ले, लेकिन गुस्सा आपको आया हुआ है। अब क्या करोगे, आप अपने से नीचे वाले को ढूंढोगे कि जिस पे आप डांट लगा दो, अपना गुस्सा निकाल दो, अगला कुछ बोलेगा नहीं। आप घर पे जाके बच्चों पे, बीवी पे या माँ पे या कोई ऐसा सर्वेंट है, उन सब पर क्या अपना गुस्सा निकाल सकते हो। तो जो गुस्सा आपका बॉस का था ना, वो क्या हो गया, स्थापित हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ट्रांसफर हो गया, कहां पर, नीचे वाले की तरफ, यानी कि जो आपसे दबता है, ठीक है। तो गुस्सा क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया। गुस्से का मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आपकी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ट्रांसफर फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम एक्चुअल टू डिफरेंट सोर्स। वो डिफरेंट सोर्स पर ट्रांसफर हो गई। वो जो डिफरेंट सोर्स था वो पता कैसा होना चाहिए, जो पहले जहां पर डांट पड़ी हुई ना उससे लेस होना चाहिए, नीचे वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर वाले पे वो करोगे, अपना गुस्सा ट्रांसफर करोगे, वो तो आपको धमका के भगा देगा, ठीक है। तो आपका जहां पर गुस्सा निकलना चाहिए वो सोर्स कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आएगा डेफिनेशन समझ में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन, ट्रांसफर फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम एक्चुअल, जहां पर आपकी नेगेटिव फीलिंग्स थी वहां पर ना निकाल के डिफरेंट सोर्स पर, और डिफरेंट सोर्स कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, आपसे थोड़ा सा ना नीचे होना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, एनिमल्स वगैरह पर भी अपना गुस्सा निकाल देते हैं जो कुछ बोल नहीं सकता। आइए बात समझिए। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अगला देखते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। ये मैंने इतनी बार बता रखा, प्रक्षेपण का हिंदी में मतलब होता है थोपना। एक सीधी बात बताती हूँ, अपनी गलती मत मानो, दूसरे पर थोप दो। कोई आपको ये बोले कि नहीं तूने ऐसा किया, दूसरे पर ही थोप दो कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, तूने ही ऐसे किया है। अब भाई बाकी रिस्क आपका है कि भाई आपकी कुटाई पिटाई भी हो सकती है अगले से, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रक्षेपण का मतलब होता है थोपना। एट्रीब्यूट्स अनएक्सेप्टेबल थॉट्स टू अनदर, यानी कि वहां पर आपका ब्लेम होना चाहिए, एक्सक्यूज होना चाहिए, आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो अपने काम के लिए। आइए बात समझ में, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का अन्य जगह पर अफेयर है, ठीक है, उसकी वाइफ ने उसको पकड़ लिया। अब उसकी वाइफ उसको कह रही कि नहीं तूने क्यों किया, अब वो खुद की गलती ना मानकर वो वाइफ को बोल देगा कि नहीं तेरा ही है, तू ही ऐसा कर रही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, तेरा ही बॉयफ्रेंड है, तू मुझे झूठ बोल रही है, ठीक है। मतलब अपनी गलती नहीं माननी, वो चीज दूसरे के ऊपर थोप दो कि नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, ये गलती
तुम्हारी है, सामने वाले की गलती निकाल दो, सामने अपनी गलती सामने वाले पर थोप दो। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। यानी कि अपनी गलती मत मानो बल्कि ब्लेम कर दो दूसरे पर ही किसी भी चीज का। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने चॉकलेट खा ली फ्रिज में से निकाल के, ठीक है। अब दूसरा बच्चा आया, मम्मी को बोल रहा है मम्मी छोटे वाले ने चॉकलेट निकाल के खा ली। मम्मी ने पूछा क्यों खाई चॉकलेट? कहता मैंने नहीं खाई, बड़े भैया ने ही खाई है। अपनी गलती थोप दी दूसरे पर। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, यानी कि ब्लेम करना दूसरे को, खुद की गलती ना मान के दूसरे को ब्लेम करना। तो एट्रीब्यूट्स अनएक्सेप्टेबल थॉट्स टू अनदर, दूसरे पर थोप दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं, और आप ब्लेम करते हो दूसरे को। 6 आपका रिग्रेशन, प्रतिगमन। नाम री, री किस लिए यूज होता है? जो दोबारा, री का मतलब यही तो होता है ना, यहाँ पर री वर्ड लगता है कि दोबारा, री कोई चीज होती है, री यूज होता है जैसे कि दोबारा यूज होना, ठीक है। तो रिग्रेशन, प्रतिगमन, पहले जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाओगे आप? पहले वाली सिचुएशन में। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपने देखा होगा कई क्या होते हैं, इंसान बड़े होकर भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। तो उनमें कौन सी युक्ति होती है? प्रतिगमन की युक्ति होती है। बड़े बड़े बच्चे भी आपने कई बार देखा होगा, बड़ी बड़ी लड़कियां भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती हैं, तुतला तुतला कर बोलती हैं, है ना। तो वो वहां पर क्या होता है, प्रतिगमन का नियम लागू, प्रतिगमन रक्षात्मक युक्ति होती है। अब यहाँ पर मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। अब वो लड़की क्या करेगी? छोटे बच्चे की तरह टेडी बियर को लेगी, है ना, उसके सामने मतलब टेडी बियर को लेके रोएगी जैसे छोटा बच्चा करता है, ऐसी सिचुएशन। तो छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना, या नाखूनों को ऐसे कई बार क्या करते हैं इंसान, कुतरना शुरू कर देते हैं। या मान लीजिए कोई लड़का था, उसकी शादी टूट गई है, उसका डाइवोर्स हो गया, तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, है ना, बच्चों की तरह बिहेव करने लगा थोड़ा सा। तो उनको बोलते हैं प्रतिगमन। यानी कि आप लोग अपनी स्टेज पर, मान लीजिए आप क्या हो, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, आप छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाओ। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान बच्चों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिगमन। और वो क्यों करता है इंसान? जब स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई इंसान दुखी है, कोई लेडी दुखी है, लेडी लगा लो, जेंट्स लगा लो, कोई भी मान लीजिए दुखी है, और उसको मिल गई उसकी मम्मी, तो वो अपनी मम्मी के सामने अपने दुख बताते हुए बच्चों की तरह रोने लग जाए, ठीक है, उसकी गोदी में सिर रख ले। तो आई बात समझ, यानी कि जिस स्टेज पर आप हो उससे पहले वाली स्टेज में चले जाना, इनमैच्योर बिहेव करना, यानी कि अपरिपक्वता वाला व्यवहार आप लोग करोगे, अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, अब थोड़ा बच्चों वाला व्यवहार करोगे। तो रिवर्ट्स इनटू अर्लियर स्टेज, आप पहले वाली स्टेज में चले जाओगे। तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन, यानी कि प्रतिगमन। अगला देखते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि आपको क्या करनी है, जो भी आपकी क्षति हुई है उसकी क्या करनी है, आप लोगों को पूर्ति करनी है, ठीक है। कंपनसेशन, स्ट्रेंथन वन टू हाइड अनदर, क्या करना है, किसी एक को स्ट्रॉन्ग करना है दूसरी कमी को छुपाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है। अब पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, अब वो क्या करेगा, वो गेम्स में और ज्यादा प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेगा, गेम्स को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, है ना। और जब उसे जॉब चाहिए तो वो स्पोर्ट्स कोटा ले लेगा। तो जो एक जहां पर उसकी कमी थी, पढ़ाई की कमी थी, उसको उसने क्या कर लिया, क्षति को पूर्ति कर ली, उसने जो अपनी कमी थी उसको पूरा कर लिया। कहाँ से? स्पोर्ट्स में अच्छा करके, ठीक है। तो क्षति की पूर्ति होगी ना, जो आपकी हानि हो रखी है उसकी पूर्ति हो गई। तो कहीं पर स्ट्रेंथन वन टू हाइड अनदर, दूसरे को की गलती को या दूसरे की कमी छुपाने के लिए, एक जगह पर कमी छुपाने के लिए दूसरी चीज को क्या करना, स्ट्रॉन्ग बना लेना। आइए बात समझे, इसको बोलते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। अगला देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसको बोलते हैं तादात्म्यकरण। आइडेंटिफिकेशन, देखिए हर किसी की अपनी पहचान होती है ना। आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है कि सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। आपने देखा होगा कई जो बच्चे होते हैं, मोस्टली जो आपकी किशोरावस्था में होते हैं, एडोलसेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका कुछ ना कुछ हीरो होता है, वो अपनी पहचान उन्हीं की तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जिसका सलमान, ऋतिक कुछ भी अगर फेवरेट है, या स्पोर्ट्समैन कोई फेवरेट है, तो उन्हीं की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं की तरह अपने बाल रखते हैं, उन्हीं की तरह चलना फिरना, टॉकिंग, उनको क्या कॉपी करते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यकरण करना, ठीक है।
यानी कि अपना जो आत्म है, स्वयं है, उनको दूसरे की तरह बनाने की कोशिश करना। टू कॉपी अदर्स, जैसे आपका हीरो हो गया, हीरो की जो बच्चे कॉपी करते हैं या जिसका जो आइडल है उसकी कॉपी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, तादात्म्यकरण बोल दो। अब यहाँ पर देखिए कई जो बच्चे होते हैं वो अपने पापा को देखकर भी कई सारी चीजें सीखते हैं। बच्चे क्या कई बार पापा की भी कॉपी करते हैं या मम्मी की भी कॉपी करते हैं, तो वो भी किस चीज का एग्जाम्पल होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा। किसी की कॉपी करना, जिसको आप अच्छा मानते हो उसकी तरह बनने की कोशिश करना, आइडेंटिफिकेशन है। 9th आपका इंट्रोजक्शन, अंतःसेपन। इंट्रो यानी कि इंटर, अंत है अंदर, इंटरनली जो फीलिंग होगी, ठीक है। अंतःसेपन, इंटरनलाइज बिलीव्स और थॉट्स ऑफ अदर पर्सन, किसी अन्य के विचार या अन्य की फीलिंग्स को अपने अंतःकरण में बिठा लेना, अंतः में बिठा लेना, अंत में शेपन कर लेना। शेपन का मतलब छाप लेना है ना, अपने अंदर छाप लेना। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको बहुत सारी मोरल वैल्यूज सिखाई होंगी, है ना, कि बेटा ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, कि आप जैसे मान लीजिए लड़ाई का माहौल हो गया है, लेकिन आपकी मम्मी ने ये बात सिखाई है कि बेटा लड़ाई नहीं करती, तो आप वहां पर क्या करोगे लड़ाई के माहौल में, कि नहीं मुझे लड़ाई नहीं करनी भाई, हाथ जोड़े मैं अपने जा रहा हूँ, मेरी मम्मी ने मना कर रखा है, लड़ाई नहीं करनी। तो आप किसी की चीज को क्या अपने अंदर बिठा लेते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अंतःसेपन। यानी कि कोई भी ऐसी विचार या थॉट या फीलिंग जिसका आपने क्या कर लिया, इंटरलाइजेशन कर लिया है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोजक्शन। क्लियर है। अब हमारा लास्ट आता है सुप्रेशन। देखिए जो आपका है सुप्रेशन बहुत ईजी है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है जैसा हमने अभी रिप्रेशन किया था ना, वैसे मेरे को साथ ही साथ लिखना चाहिए था ये, लेकिन मैं भूल गई, फिर मेरे को बाद में ध्यान में आया। सुप्रेशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समन, हिंदी में इसको बोलते हैं समन। दोनों सेम सेम से ही वर्ड दिख रहे होंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा बस एक ही वर्ड का फर्क है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड का फर्क है ना, वैसे इनकी डेफिनेशन में भी एक वर्ड का फर्क है। देखिए यहाँ पर जो हम चीजें भूलते थे ना, जो दुखदायी घटना हम भूलते थे ना, वो हम कैसे भूलते थे, अनकॉन्शियस, या देखो यहाँ पर या तो अनकॉन्शियस लिखा मिलेगा या ऑटोमेटिक, खुद ब खुद भूल जाते हैं, या कई बार यहाँ पर सबकॉन्शियस, यानी कि थोड़ा बहुत तो हम खुद से चाहते हैं भूलना, थोड़ा बहुत हमें अपने आप भूलते चले जाते हैं। थोड़ा बहुत हमारे मन में होता है कि नहीं वो जो माहौल है वो हम भूल जाएं, थोड़ा बहुत, और बाकी हम खुद ब खुद भूल जाते हैं। तो ये तीनों वर्ड अगर आपको लिखे हुए मिले तो वो तो आपका रिप्रेशन, दमन। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप जबरदस्ती भूलना चाहते हो, तो उनको बोलते हैं समन, सुप्रेशन। तो यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, वॉलेंट्री, यानी कि अपनी इच्छा से आप भूलना चाहते हो, वॉलेंट्री वो चीज भूलना चाहते हो, अपनी इच्छा से भूलना चाहते हो, ठीक है। कॉन्शियस माइंड से आप भूलना चाहते हो, कॉन्शियस समझते हो ना, चेतन मन से आप भूलना चाहते हो कि आपको हाँ समझ है इस चीज की कि नहीं, लेकिन भूल जाए हम, तो उसको हम बोलते हैं सुप्रेशन, समन। कोई भी आपके साथ दुखदायी घटना हुई है, किसी भी इंसान के साथ अगर दुखदायी घटना हुई है, अगर वो उसको अपनी इच्छा से जबरदस्ती भूलना चाहता है, फोर्सफुली भूलना चाहता है कि नहीं उस फेज को तो मैं कैसे ना कैसे करके भूल जाऊं, मेरी जिंदगी का सबसे गंदा फेज था, उसको मैं भूलना चाहती हूँ, जिंदगी मेरे वो कभी नहीं आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सुप्रेशन यानी कि समन। तो आज की हमारी क्या थी, 10 क्या थी हमारी, ये थे आपकी डिफेंस मैकेनिज्म थे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके पेपर में आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये आए होंगे समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं।